नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक और शख्सियत और यह जाना पहचाना बार एसोसिएशन दिल्ली एनसीआर के लिए प्रख्यात नाम RN वत्स, इनके पास मैं आपको ले आया हूं और बातचीत कराऊंगा। बिल्कुल सामने स्पष्ट बताएंगे कि इस बार एसोसिएशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है वोट देना और ऐसे प्रतिनिधि को जो वाकई जेन्युइन है और डिजर्व करता है। ऐसे में RN वत्स अपने बारे में स्वयं बताएंगे कितने बार एसोसिएशन में रह चुके हैं, किन किन पदों पर रह चुके हैं और इनके रहते हुए सर, आप सबसे पहले अपने बारे में दो परिचय दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं 18 अगस्त 1983 को वकालत के पेशे में आया। उसके केवल 3 वर्ष के उपरांत ही मैं दिल्ली बार एसोसिएशन में मैंने पहला चुनाव लड़ा एडिशनल सेक्रेटरी का, और मैं पहली बार ही एडिशनल सेक्रेटरी बना। उसके बाद मैं फिर दोबारा एडिशनल सेक्रेटरी बना। उसके बाद मैं इस बार का वाइस प्रेसिडेंट बना 3 बार। उसके बाद मैं 5 बार MRTPC बार का प्रेसिडेंट बना। उसके बाद मैं यहाँ की बार का सेक्रेटरी जनरल बना। उसके बाद मैं इस बार का प्रेसिडेंट भी रहा। इसके अलावा जो हमारी वकीलों की एक स्टैच्यूटरी बॉडी होती है बार काउंसिल, मैं उस बार काउंसिल का भी इलेक्टेड मेंबर रहा हूँ। मैं जब इस बार में चुना जाता हूँ, इस बार का एक एक व्यक्ति ये जानता है, मेरा एक एक सहयोगी ये जानता है कि जब मैं होता हूँ तो इस बार में किसी प्रकार का कोई करप्शन, कोई भाई भतीजावाद या कोई निष्क्रियता कभी नहीं रहती है। यह चुनाव ना तो किसी प्रजातांत्रिक सांसद की है, ना विधायक की है और ना ही पार्षद की है। यह एक बार एसोसिएशन परिधि की है जो वकीलों की वेलफेयर के लिए काम किए जाते हैं। जैसा कि आपने कहा, कई दफे अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग पदों के लिए आप चुनाव जीत चुके हैं, लोगों का हमदर्दी सहयोग पा चुके हैं। इस बीच जब आप चुनाव जीते तो कुछ ऐसे कार्य जो आपने किए हैं वो अपने दर्शकों मतदाताओं को बताना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे जो कार्य है वो इस प्रकार है कि हमारे यहाँ वकीलों के पास कार पार्किंग की बहुत बड़ी एक ज्वलंत समस्या है। इस समस्या को जब मैं इस बार का सेक्रेटरी बना, टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया, WhatsApp 9991185532। तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ दिल्ली से जो फौजदारी में एक उनकी जगह थी, उस जगह को मैंने लिया और उस जगह को मैंने हाई कोर्ट के अप्रूवल से वकीलों की वेस्टर्न विंग में पार्किंग बनाई। जो एक आज अगर गाड़ियां इतनी खड़ी हो पा रही हैं तो सबसे पहला वो मुद्दा था कि मैंने सरकार की ज़मीन को हाई कोर्ट्स के माध्यम से लेकर वेस्टर्न विंग में एक फौजदारी पार्किंग बनवाई, जिसमें लगभग आज 700 से 800 गाड़ियां खड़ी होती हैं। दूसरा, मैंने मेरे काल में तत्कालीन भारत के कानून मंत्री के पिताजी यहाँ पर बार के प्रेसिडेंट रहे थे। मैंने पहली बार सिविल साइड में ई-लाइब्रेरी का पूरी दिल्ली में पहली बार चालू किया गया, और वो ई-लाइब्रेरी पंडित महाराज कृष्ण जेटली लाइब्रेरी आज भी उसका एक उदाहरण है। तीसरी बात, कभी भी पार्किंग की समस्या सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने से दूर नहीं होती है। सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने से समस्या एक तरह से बढ़ जाती है। जैसे पिछले 3-4 साल से मेन रोड पर सड़क के पर गाड़ियां खड़ी की जाती हैं। उन गाड़ियों के कारण आधा रोड ब्लॉक हो जाता है, और आधे रोड ब्लॉक होने के कारण जो हमारे भाई दूसरी अदालतों से, क्योंकि दिल्ली में 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, 10-12 ट्रिब्यूनल्स की अदालतें हैं, तो बहुत सारे हमारे सहयोगी सुबह सीधा 30 हज़ारी ना आकर दूसरी अदालतों में जाते हैं। लेकिन क्योंकि उनका चैम्बर यहाँ है, उनकी सीटें यहाँ हैं, उनका कार्यकलाप यहाँ से है, तो जब वो आते हैं तो कई बार 2-2 घंटे उनको अंदर घुसने में लग जाते हैं। जब मैं सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट यहाँ रहा, मैंने इस बात को पूरी तरह से दूर किया कि मेरे कार्यकाल में कभी भी किसी सिविल साइड हो या क्रिमिनल साइड हो, उसमें घंटों घंटों वकीलों को इंतजार नहीं करना पड़ता। और मैंने ये निश्चित किया था
कि बाहर की गाड़ियां, बाहर से मतलब है व्यापारिक गाड़ियां, दूसरे लोगों की गाड़ियां, वो अंदर ना आए। अंदर केवल वकीलों की और जो न्यायाधीशों की और जो कोर्ट में काम करते हैं उन लोगों की गाड़ियां आए। अगर इस चीज का हम कड़ाई से पालन करें तो ये पार्किंग की समस्या दूर हो सकती है। इसी तरह मैं जब सेक्रेटरी था तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में एक जजमेंट मैंने लिया, और उस जजमेंट के तहत आज जिसको तिकोना पार्क कहते हैं, एक लंबी चौड़ी जो दिल्ली पुलिस ने कब्जा इलीगल रूप से कर रखा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो जगह दिल्ली बार एसोसिएशन को दी जाए। वो उस सारे काम का श्रेय तत्कालीन अध्यक्ष जो मेरे साथ अध्यक्ष थे श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, जो आजकल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन है, और मैं सेक्रेटरी था, हमने ये लड़ाई मिलकर लड़ी और पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उस तिकोने पार्क को। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे बाद उस जगह का कोई सदुपयोग नहीं हो पाया और आज भी वहां पार्किंग चालू नहीं है। पार्किंग के अलावा और कोई कार्य जिसके प्रयास आपने करी है? इसके अलावा सबसे बड़ा प्रयास ये होता है कि वकीलों की जो डे टू डे की समस्याएं हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन बेंच एंड बार है, वो मेरे समय में बहुत दुरुस्त रहता है। मेरे समय में किसी भी जुडिशियल अफसर की या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की ये मजाल नहीं होती है कि वो वकीलों के खिलाफ कोई एक्शन ले पाए या वकीलों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाए। ये सबसे बड़ा आज वकीलों को है कि आज वकीलों की डिग्निटी को इतना ज़्यादा लोग, एक नया मजिस्ट्रेट भी आता है तो वो वकीलों को इज्जत मान नहीं दे रहा है, जो सबसे बड़ा आज की मांग है। और मेरे समय में ये होता था कि अगर किसी ने कोई बदतमीजी की वकील के हमारे मेंबर के साथ, तो मैं तुरंत चीफ जस्टिस से मिलकर उस जज के खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ, चाहे वो पुलिस का हो, दिल्ली सरकार का हो, भारत सरकार का हो, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करवाने में सक्षम हूँ, क्योंकि इसके लिए लिखा पढ़ी की जरूरत होती है। और जो वकील खुद वकील ही नहीं है, वकील ही नहीं है का मतलब ये खाली डिग्री है और कोर्टों में रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता है, आता जाता नहीं है, उसको लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति वकीलों की समस्या को, क्योंकि वो लिख पढ़ नहीं सकता है, वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता है, वो लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर सकता है, तो वो काम नहीं हो पाते हैं। मेरे टाइम में ये सब चीजें बड़े तेजी से होती हैं। आप कई बार विभिन्न पदों पर पदस्थ रह चुके हैं। इस बीच आज के समय में पूछा जाए कि ऐसे 2-4 समस्या जो इस बार एसोसिएशन से संबंधित है, जजों से संबंधित है और यहाँ ताल्लुकात रखने वाले वकीलों से संबंधित है, तो आपका आंसर उत्तर क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या है इस समय कि वकीलों को अलग अलग तरीके से अपनी वकालत करने में परेशान किया जा रहा है। जैसे एक सरकार ने, हाई कोर्ट ने ई फाइलिंग का काम शुरू कर दिया। ई फाइलिंग के लिए मान लीजिए कितनी जरूरी हमारी कोई एप्लीकेशन है, वो लगने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं, जबकि कई ऐसे मामले होते हैं जो हमें अगले ही दिन करने होते हैं। और ई फाइलिंग में हाई कोर्ट में ये है कि अगर आपने ई फाइलिंग कर दी है तो ई फाइलिंग के बाद आपको फिजिकल कॉपी उस तरह से नहीं देनी पड़ती जो हर कागज की यहाँ देनी पड़ती है। सबसे पहला काम यह है वकीलों को इस क्लरिकल वर्क से निजात दिलाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, इस समय पार्किंग की भी समस्या बड़ी विकट समस्या बनी हुई है। अगर कोई व्यक्ति 10 बजे के बाद अदालत में आता है तो उसको पार्किंग करने में 1 घंटे से 2 घंटे का समय लग जाता है और वकील का वही समय अदालत में वकालत करने का होता है। तीसरी बात है, हमारी जो डिग्निटी है, हमारी जो ग्लोरी है इस बार की, वो फेड होती जा रही है। उसको रेस्टोर करना एक टॉप प्रायोरिटी का है। ये 3 काम ऐसे हैं जिस काम को करना बेहद जरूरी है और उन्हीं कामों के होने से हमारा जो आम वकील है, हमारा जो प्रैक्टिशनर वकील है, उसको राहत मिलेगी। अब अगर डोर टू डोर आप वकील भाइयों के पास जाते हैं या अपनी पक्ष रखने के लिए जाते हैं या आप चुनाव में आपको वोट क्यों दिया जाए, इस मुद्दे को आप वकील भाइयों के सामने उठाते हैं, तो ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको आप उठाते हैं? मेरे को टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। लगभग 98 से 99% व्यक्ति के रूप से वकील जानते हैं, क्योंकि मैं 41 साल से यहाँ वकालत कर रहा हूँ। लगभग अनेकों बार मैं यहाँ विभिन्न पदों पर रह चुका हूँ। लोगों को मेरी कार्यशैली का पता है, लोगों को ये पता है कि मैं किस तरह काम करता हूँ, लोगों को ये पता है कि मैं मेरे समय में
करप्शन जड़ से खत्म हो जाता है। करप्शन भी एक समस्याओं की का है। मेरे टाइम में कोई इलीगल उगाई नहीं हो सकती, मेरे टाइम में कोई बेईमानी नहीं हो सकती, मेरे टाइम में बार के जो एम्प्लाई हैं उनको ये मालूम है कि किसी प्रकार की हेरा फेरी, किसी प्रकार का गलत काम, समय पर नहीं आना, ये सब चीज़ों पर बैन लग जाता है। तो लोगों को मेरा एक ही है कि अगर आपको बार की डिग्निटी को रिस्टोर करना है, अगर आपको ऑनेस्ट व्यक्तियों की ज़रूरत है और अगर आपको एक कार्यशील अध्यक्ष की ज़रूरत है, तो मैं उनको कहता हूं कि एक बार मुझे दोबारा बना के देखें, तो आपकी इन सब समस्याओं से मैं निजात दिलाऊं। आपके कई बार पदस्थ होने के बाद आपके कार्य शैली व कार्यों से और अंजाम से तकरीबन लोग परिचित होंगे। इस बीच आजकल जो नया एक मुद्दा आया है, इश्यू आया है, जिसके वजह से इलेक्शन आगे थोड़े समय के लिए स्थगित हुआ है, उस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो मुद्दा क्या है कि हमारी जो फीमेल कुलीग्स हैं वो ये चाहती हैं कि उनके लिए भी जो एग्जिस्टिंग सीटें हैं उससे अतिरिक्त कुछ सीटें रिजर्व होनी चाहिए। मेरा इसमें बहुत एक स्पष्ट मत ये है कि हम सब वकील हैं, मेल और फीमेल वकील में कोई अंतर नहीं है। हमारी फीमेल्स लॉयर्स बड़ी कॉम्पिटेंट हैं। हमारे यहाँ नई दिल्ली में बगैर रिजर्वेशन के नई दिल्ली बार एसोसिएशन में श्रीमती संतोष मिश्रा जी 3 बार प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। तो अगर उस समय तो कोई रिजर्वेशन नहीं था, अगर संतोष जी 3 बार प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, अनेकों बार हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट महिला बनी है, हमारे यहाँ एडिशनल सेक्रेटरी बनी है, हमारे यहाँ ट्रेजरर बनी है। तो महिलाएं हमारे यहाँ बड़ी सक्षम हैं, वो किसी भी पद पर जीतने की क्षमता रखती हैं और वो अगर व्यक्ति लिंग के आधार पर चुनाव ना होकर भी वो एज ए मेंबर ऑफ बार में मेल फीमेल का इशू नहीं है और वो हर हालत में जीत सकती हैं। मैंने आपको उदाहरण दिए कि नई दिल्ली की बार की अध्यक्षा संतोष जी रह चुकी हैं, हमारे यहाँ जो है 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, हमारे यहाँ एडिशनल सेक्रेटरी रह चुकी हैं, हमारे यहाँ ट्रेजरर रह चुकी हैं, हमारे यहाँ लाइब्रेरी मेंबर हो रह चुकी हैं। ये छोड़िए, हमारे यहाँ सर जो स्टैच्यूटरी बॉडी है बार काउंसिल, श्रीमती राणा परवीन सिद्दीकी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की चेयरमैन रह चुकी हैं, श्रीमती सरला कौशिक बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की वाइस चेयरमैन रह चुकी हैं, जो कि हाईएस्ट पद है। तो ये कुछ लोग केवल इन चीजों को डिले करने के लिए, इन चीजों में एक मेल फीमेल में खाई बनाने के लिए बातें कर रहे हैं। फिर भी अगर ये मामला सब जुडिस है, कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मेरे को भी मान्य है और सबको भी मान्य है। और अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार कोई रिजर्वेशन की बात करती है तो वो रिजर्वेशन सब पर लागू। सुप्रीम कोर्ट से पहले मैं आपको बताता हूं कि हमें आजादी के 70 साल से अधिक हो गए हैं और इसी बार एसोसिएशन जिसके बारे में हम वार्तालाप कर रहे हैं उसके भी 125 साल से अधिक हो गए हैं और डेमोक्रेसी के तहत पार्षद, विधायक, सांसद सबको एक राइट मिला हुआ है। उस राइट के तहत एक आरक्षण मिला हुआ है, एक सीट कोटा मिला हुआ है। क्या वह कोटा, वह आरक्षण, वह प्रणाली, वह लोकतंत्र के तहत इस बार एसोसिएशन में लागू नहीं होना चाहिए? आपका मत क्या है? देखिए, ये कोई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। दिल्ली बार एसोसिएशन एक वेलफेयर बॉडी है। इस पूरे देश के अंदर, पूरे देश में किसी भी वेलफेयर बॉडी में रिजर्वेशन नहीं है। और मैंने आपको बताया, हमारी जो फीमेल कुलीग्स हैं वो इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो बगैर रिजर्वेशन के भी जीत सकती हैं। और ये कहना कि आज तक कोई बना नहीं है, ये सरासर गलत है। मैंने आपको पहले ही उदाहरण दे दिए हैं कि बार एसोसिएशनों में प्रेसिडेंट तक का पद महिलाओं ने जीता है, जो हाईएस्ट पद होता है। वाइस प्रेसिडेंट का पद जीता है, एडिशनल सेक्रेटरी का पद जीता है, ट्रेजरर का पद जीता है। आप अगर ये कहेंगे तो हमारे भाई जो है, अगर रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पर लगेगी तो फिर वो जो पॉलिसी है वो खाली महिलाओं पर नहीं रुकती है। हमारे यहाँ जो हमारे भाई SC ST से बिलोंग करते हैं, जो OBC से बिलोंग करते हैं, जो दूसरी कैटेगरीज के हैंडीकैप्ड लोग हैं, आपको पता है कि भारत सरकार में इन सब के लिए भी रिजर्वेशन है। तो फिर तो बार एसोसिएशन की वेलफेयर का कोई इशू ही खत्म हो जाएगा कि सारी रिजर्वेशन होगी। क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों में
50% से भी अधिक रिजर्वेशन है और उस 50% से अधिक रिजर्वेशन गया तो वेलफेयर के कार्य ठप हो जाएंगे। ये जरूर बात है कि अगर हमारी फीमेल कुलीग्स को कोई अवसर कम मिलते हैं तो पहले से हमारे यहाँ एक सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। चलिए हम ऑलरेडी बातों से अलग निकलते हैं। जैसा कि आपने विकास और तरक्की की बात कही और आज के समय चलने की बात कही, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करी, लेकिन पिछले कई वर्षों नहीं, हम अगर 10 को भी कह ले तो इसमें कमी नहीं है। जो पार्किंग की समस्या आपके परिधि के अंदर और परिधि के बाहर सड़क पर है, उससे निजात के लिए किन किन टर्म में किन किन लोगों ने कुछ काम किया, और अगर किया तो आज ऐसा कुछ दिख क्यों नहीं रहा जो पार्किंग से हमें निजात मिल जाए? इसके दो कारण हैं। काम पहले बहुत हुए, मैंने बताया जैसे मैं था उस समय सड़क पर कोई जाम नहीं होता था। ये विल पावर की बात होती है एक बात, लेकिन आप इस बात को भी नहीं भूल सकते और उससे आनाकानी नहीं कर सकते कि पिछले 7-8 साल में व्हीकल्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि कोई भी हमारा छोटा भाई बहन वकील बनता है तो पहले हम कई सालों तक बस में या ट्रेन में यात्रा करके कोर्ट में पहुंचते थे। आज कोई भी नया वकील बनता है वो वकील पहले ही दिन कार लेके आता है और जगह उतनी ही होती है। जगह कार 1983 में जब मैं वकील बना तो लगभग पूरी कोर्ट में 50 कारें थी। आज के दिन 20,000 कारें हैं। तो 50 कारें जब यहाँ होती थी तो ये तो जंगल खाली पड़ा रहता था, पार्किंग की कोई समस्या ही नहीं थी। आज क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्किंग की डिमांड हो गई है तो इसका एक विकल्प ये भी है जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि जैसे हाई कोर्ट में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग गवर्नमेंट का सैंक्शन हो जाता है तो हमारी जो पार्किंग है बगैर वकीलों के चैम्बरों को, वकीलों की सीटों को टच किए, जहां आज एग्जिस्टिंग पार्किंग है वह हमें 3-4 लेयर की पार्किंग बनवानी पड़ेगी और वो बड़े आसानी से बनवाने के लिए काम किया जा सकता है। उससे सारी निजात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा, मैं बड़ा निसंकोच होकर दोबारा कर रहा हूं, मेन रोड पर पार्किंग के मैं बड़ा खिलाफ हूं। मेन रोड पर पार्किंग नहीं होनी चाहिए, उससे एक्सीडेंट के खतरे होते हैं, उससे हमारे वकील भाई जो दूसरी अदालतों से अंदर आते हैं उनको आने में दिक्कत आ जाती है। अंत में एक और प्रश्न, जैसा दिल्ली है और दिल्ली में अगर किसी तरह की प्राकृतिक आपदा ईश्वर ना करे बट आती है तो एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट जिम्मेदार है। इसी तरह से आपके परिसर में कोई आपदा आता है, बेसमेंट या कोई बिल्डिंग गिरता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए, बिल्डिंग जो चैम्बर्स है, कॉम्प्लेक्स हैं हमारे, वहाँ जिम्मेदारी हमारी है, बार एसोसिएशन की है। जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें डिस्ट्रिक्ट एंड जज हेडक्वार्टर यहाँ का हेड है, उसकी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ हम कोई ऐसा काम नहीं करने देते बार में। बार का कोई भी प्रेसिडेंट होता है वो इस तरह की डेंजरस बिल्डिंगें या इस तरह के काम बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि बार को अधिकार है, बार उसको रोक देती है। इसलिए हम ये कहें कि जो जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम कोई भी इस तरह की बिल्डिंग ना खड़ी करने दें जिस बिल्डिंग का खतरा हो और जिससे जान माल का लोगों को खतरा लगे। जी हाँ, ये हमारे साथ थे RN वत्स। पिछले 4 दशकों से प्रैक्टिस करने अर्थात 41 साल से इस कैंपस को जानने वाले, इस परिधि को जानने वाले RN वत्स ने विभिन्न पदों पे रहा है और अपने बेबाकी से क्या कुछ कहा है आपने समझ चुका, जान चुके। फिर भी अगर आपके मनो दिल दिमागों में कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप आइए अंदर और बताइए इसको क्या कुछ होना चाहिए। तब तक के लिए जय निवास का नमस्कार। नमस्कार।